हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल वन डे एग्जाम गुरु। फ्रेंड्स, मैं सोनू सर आज के इस वीडियो में आपके लिए लेकर आया हूँ हिंदी व्याकरण। हिंदी व्याकरण का प्रमुख टॉपिक है समास। तो फ्रेंड्स, समास को हम बहुत ही आसान ट्रिक के माध्यम से आपको सिखाएंगे। तो वीडियो आप शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा और बीच बीच में आप लोग जो वीडियो स्किप कर देते हैं तो बिना स्किप किए आप लोग शुरू से लेकर अंत तक वीडियो देखें। और यदि आप मेरे चैनल पर अभी तक नए हो तो चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कीजिए और घंटी के बटन पर दबाकर नोटिफिकेशन भी ऑन कर लीजिए, ताकि मैं जो भी वीडियो आपके समक्ष बनाऊं आप तक पहले ही आपको सबसे पहले ही नोटिफिकेशन मिल जाए। तो आइए हम देर न करते हुए वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है समास। समास। तो दोस्तों, हम लोग आइए समझते हैं कि समास किसे कहते हैं, समास का अर्थ क्या होता है। तो दोस्तों, समास का अर्थ होता है संक्षिप्तीकरण, यानी कि दो शब्दों या दो से अधिक शब्दों को मिलाकर एक छोटा रूप बनाना। तो इसका परिभाषा क्या है? दो या दो से अधिक शब्दों के मेल से बना नया शब्द जिसका अर्थ क्या निकलता है, जिसका सार्थक अर्थ निकले, समास कहलाता है। यानी दो या दो से अधिक शब्दों के मेल से जो नया शब्द बनता है उसका कोई सार्थक अर्थ निकलना चाहिए, तो उसे क्या कहेंगे? समास कहेंगे। तो दोस्तों, समास हिंदी में समास के कितने भेद हैं? तो हिंदी में समास के मुख्यतः 6 भेद हैं। हिंदी में समास के मुख्यतः 6 भेद होते हैं। कौन कौन से? तो आपके सामने बोर्ड पर दिखाई दे रहा होगा। द्वंद्व समास। क्या? द्वंद्व समास, द्विगु समास, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, अव्ययीभाव समास और बहुव्रीहि समास। तो दोस्तों, हिंदी में समास के कुल 6 भेद हैं। कौन कौन से हैं? आपके सामने दिखाई दे रहा होगा स्क्रीन पे। द्वंद्व समास, द्विगु समास, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, अव्ययीभाव समास और बहुव्रीहि समास। तो आइए हम लोग एक एक करके इन सभी समास को पहचानने का तरीका, यानी पहचानने का सरल विधि, सबसे आसान विधि के माध्यम से हम लोग समझेंगे। एकदम बिल्कुल ही नए तरीके से, ट्रिक के माध्यम से आप लोग को एकदम आसानी से समझ में आ जाएगा। तो आइए हम लोग देखते हैं समास के भेद का। पहला भेद है द्वंद्व समास। तो आइए हम लोग द्वंद्व समास को जान लेते हैं। द्वंद्व समास किसे कहते हैं? जिस समास में पूर्व पद तथा उत्तर पद दोनों प्रधान होते हैं। जिस समास में पूर्व पद तथा उत्तर पद, यानी पहला पद और दूसरा पद दोनों पद प्रधान होते हैं, वह समास जो है द्वंद्व समास होता है। और क्या पहचाने कैसे? द्वंद्व समास की पहचान क्या होती है? तो शब्दों के बीच में आपको प्रायः योजक चिन्ह देखने को मिलेगा, यानी दो शब्दों को जोड़ने के लिए योजक चिन्ह का प्रयोग किया हुआ होगा। ठीक है। और क्या करते हैं? और उसका जब समास विग्रह करेंगे तो उसमें और, या, अथवा, एवं शब्दों का प्रयोग होता है। और दोनों शब्द के द्वंद्व समास में दोनों शब्द के अर्थ एक दूसरे के विपरीत होते हैं। जैसे दिन रात, तो दिन रात यानी दिन और रात एक दूसरे क्या है? विपरीत हैं। माता और पिता, या फिर माता या पिता एक दूसरे के विपरीत हो रहे हैं ना। माता स्त्रीलिंग हो गया, पिता पुल्लिंग हो गया, तो इस तरह ये एक दूसरे क्या हो गए? विपरीत हो गए। दिन रात यानी दिन और रात, या दिन या रात, दिन अथवा रात। ठीक है। हानि अथवा लाभ, हानि एवं लाभ। तो इस तरह क्या हो गया? जो ये माता पिता, दिन रात, हानि लाभ, ये सब शब्द क्या हैं? द्वंद्व समास के उदाहरण हैं। तो उम्मीद करते हैं आप लोग को द्वंद्व समास समझ में आ गया होगा। तो आइए हम लोग अगला समास देखते हैं। तो आइए हम लोग समझते हैं द्विगु समास। द्विगु समास किसे कहते हैं? यानी
जिस समास में पूर्व पद संख्यावाची हो, अर्थात जिस समास का पहला पद संख्या का ज्ञान कराता है, संख्या को बताता है। ठीक है, तो ऐसे समास को क्या कहते हैं? द्विगु समास। और इस समास का, द्विगु समास का जब विग्रह करेंगे तो वह क्या कराता है? समूह का बोध करता है। यानी जब द्विगु समास को आप विग्रह करेंगे यानी उसको अलग अलग करेंगे तो वह क्या करता है? समूह का बोध कराता है। जैसे उदाहरण में आप देख लीजिए, नवरत्न, नवरत्न यानी नवरत्नों का समूह, नवरत्नों का समूह या नवरत्नों का समाहार। सप्तद्वीप यानी 7 द्वीपों का समूह या फिर 7 द्वीपों का समाहार। ठीक है, चतुर्वेद यानी 4 वेदों का समूह। ठीक है, 4 वेदों का समूह। तो इसमें क्या आ रहा है? 9 आ रहा है ना, 9 रत्न। सप्त यानी 7, चतुर यानी 4, यानी 9 7 4। इसमें क्या आ रहा है? पहला पद क्या आ रहा है? संख्या को बता रहा है। इसलिए ये जो है ये समास क्या हो गया? आपका द्विगु समास होता है। ठीक है, तो अगला समास आइए हम लोग देख लेते हैं फ्रेंड्स। हमारा अगला समास है तत्पुरुष समास। क्या? तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास को हम लोग कैसे पहचानते हैं दोस्तों? तत्पुरुष समास वह समास जिसका पहला पद गौड़ तथा उत्तर पद प्रधान होता है। पहला पद गौड़ तथा उत्तर पद प्रधान होता है, वह क्या कहलाता है? तत्पुरुष समास। ठीक है, और तत्पुरुष समास के कितने भेद होते हैं? तो तत्पुरुष समास के 6 भेद होते हैं। तत्पुरुष समास के 6 भेद होते हैं। ठीक है, तो उसमें भी आपको क्वेश्चन दे दिया जाता है और पूछ लिया जाता है कि निम्न में से कौन सा तत्पुरुष समास है, और आपको विकल्प दे दिया जाएगा। क्या? कर्म तत्पुरुष, करण तत्पुरुष, संप्रदान तत्पुरुष या आपादान तत्पुरुष। ठीक है, ऐसे ही विकल्प आपको मिलेंगे क्वेश्चन में। इन सभी में से कोई भी एक विकल्प आपके प्रश्न में रहेगा तो समझ लीजिएगा कि वह तत्पुरुष समास है। ठीक, तो आइए अब हम लोग तत्पुरुष समास को उदाहरण के माध्यम से समझ लेते हैं। तो क्या उदाहरण क्या है? मतदाता। जैसे मतदाता यानी मत को देने वाला, मत को देने वाला। तो आपको समझ में आ रहा होगा कि इसमें क्या, किस तत्पुरुष का प्रयोग किया गया है? कर्म तत्पुरुष। क्यों? क्योंकि कर्म तत्पुरुष का में क्या आता है? को। तो यहाँ पर मत को देने वाला कौन सा तत्पुरुष हो जाएगा? कर्म तत्पुरुष। जन्मजात यानी जन्म से अंत हो जाएगा कर्म तत्पुरुष। और अगला है हथकड़ी, जन्म से अंधा था। हथकड़ी, हथकड़ी में कौन सा तत्पुरुष हो जाएगा? हाथ के लिए कड़ी। विग्रह करेंगे तो क्या हो जाएगा? हाथ के लिए कड़ी। कौन सा तत्पुरुष हो जाएगा? तो संप्रदान। क्यों? क्योंकि इसमें क्या आता है? के लिए। क्या आता है? के लिए। इसलिए यह कौन सा तत्पुरुष समास हो जाएगा? संप्रदान तत्पुरुष। और हमारा अगला उदाहरण है भारत रत्न। भारत रत्न यानी भारत का रत्न। ये क्या बताता है? संबंध को दर्शा रहा है। किसका रत्न? यानी भारत का रत्न। घुड़सवार यानी घोड़े पर सवार। ये कौन सा पुरुष है? अधिकरण तत्पुरुष। कौन सा तत्पुरुष है? अधिकरण तत्पुरुष। दोस्तों आइए हम लोग इसको याद करने का तरीका देख लेते हैं। बच्चे बार बार इसको भूल जाते हैं, तो आइए हम लोग याद करने का तरीका देख लेते हैं। कैसे याद करेंगे? तो आप एक लाइन की कविता के माध्यम से समझ लीजिए। कैसे याद करेंगे? कर्म को करण से संप्रदान के लिए, अपादान से संबंध के अधिकरण में। यानी कर्म को करण से संप्रदान के लिए, अपादान से संबंध के अधिकरण में। यानी कर्म में क्या आएगा? को। करण में क्या आएगा? से या फिर के द्वारा भी आ जाता है। से या के द्वारा, जिसको सहायता है। तो यहाँ पर अपादान में भी से है और करण में भी से है, लेकिन दोनों से में अलग है। करण में से सहायता हेतु प्रयोग किया जाता है, जबकि अपादान में जो से होता है अलगाव हेतु प्रयोग होता है। जैसे कहीं बोल दिया था ना, किसी चीज से बिछड़ता है। जैसे कभी आपको बोलता है कोई कि वृक्ष से पत्ते गिरते हैं, तो वहां क्या होता है? अलगाव होता है। इसीलिए हम यहाँ पर जो से है अलगाव हेतु प्रयोग किया जाता है अपादान में, जबकि करण में सहायता हेतु प्रयोग किया है। जैसे कोई बोल दिया बस से,
यानी बस की सहायता से। और यहाँ पर क्या हो गया अगला संबंध, कैसे हो गया का, के, की, यानी यह किसी संबंध को बताता है, यानी कि रमा की पुस्तक। ठीक, तो ऐसे क्या हो गया, ये संबंध को बताते हैं, इसलिए संबंध तत्पुरुष हो गया और ये अधिकरण तत्पुरुष। ठीक है, तो आपको उम्मीद करते हैं कि उदाहरण के माध्यम से भी तत्पुरुष समास भी समझ में आ गया होगा। तो दोस्तों, जिसका पहला पद गौड़ तथा उत्तर पद यानी अंतिम पद प्रधान होता है, तत्पुरुष समास कहलाता है। तत्पुरुष समास के 6 भेद होते हैं। कौन कौन से होते हैं? कर्म तत्पुरुष, कर्ण तत्पुरुष, संप्रदान तत्पुरुष, अपादान तत्पुरुष, संबंध तत्पुरुष और अधिकरण तत्पुरुष। कैसे याद करेंगे? कर्म को कर्ण से संप्रदान के लिए, अपादान से संबंध के अधिकरण में, 2 भाग में तोड़ लेंगे। कर्म को कर्ण से संप्रदान के लिए, अपादान से संबंध के अधिकरण में, यानी अधिकरण में पर पे संबंध काके की, अपादान से अर्घाव हेतु, संप्रदान के लिए, कर्ण से या के द्वारा यानी सहायता हेतु, और कर्म को। यानी आपको तत्पुरुष समास भी उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। तो हमारा अगला समास है कर्मधारय समास। क्या? कर्मधारय समास। तो आइए हम लोग कर्मधारय समास को भी समझ लेते हैं। कर्मधारय समास, जिस समास का पहला पद विशेषण, जिस समास का पहला पद विशेषण तथा उत्तर पद यानी अंतिम पद क्या हो, विशेष से हो। जिस समास का पूर्व पद विशेषण तथा उत्तर पद विशेष से हो, वह समास क्या कहलाता है? कर्मधारय समास कहलाता है। और इस समास की पहचान क्या है कि इस समास को जब आप विग्रह करेंगे, इस समास को जब आप विग्रह करेंगे तो शब्दों के बीच में जो या के समान शब्द का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, जैसे उदाहरण देख लीजिए, महात्मा, महान है जो आत्मा, महान है जो आत्मा। नील कमल, नीला है जो कमल, नीला है जो कमल। चंद्रमुखी, चंद्रमा के समान, चंद्रमा के समान मुख वाली। देखिए इसमें क्या है, पूर्व पद विशेषण, यानी पहला पद क्या है? महात्मा, यानी महान क्या है? महान, महान क्या है? विशेषण। इसमें पहला पद क्या है? नील, यानी नीला, तो नीला क्या होता है? विशेषण। चंद्र यानी चंद्रमा समान, यानी चंद्रमा से तुलना किया है, चंद्रमा क्या हो गया? विशेषण। इसलिए जिस समास का पूर्व पद विशेषण हो तथा उत्तर पद यानी अंतिम पद क्या हो? विशेष से हो, वह समास जो है कर्मधारय समास कहलाता है। तो दोस्तों, उम्मीद कर रहे हैं कि आप लोग को समास समझ में आ रहा होगा, अच्छा हो, आपको समझ में आ रहा हो। आप चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर दबाकर नोटिफिकेशन भी ऑन कर दीजिए, ताकि मैं जो भी वीडियो आपके लिए बनाऊं वह आप तक सबसे पहले नोटिफिकेशन के माध्यम से मिल जाए। तो दोस्तों, आइए हम लोग अगला समास देखते हैं, अव्ययी भाव समास। हमारा अगला समास है अव्ययी भाव समास। तो आइए अव्ययी भाव समास को हम लोग देख लेते हैं। अव्ययी भाव समास यानी जिस समास का पूर्व पद अव्यय हो, जिस समास का पूर्व पद अव्यय हो, वह समास जो है अव्ययी भाव समास कहलाता है। यहाँ अव्यय यानी शब्द को पढ़ने से ही समझ में आ जा रहा है कि पहला पद क्या होना चाहिए? अव्यय होना चाहिए, तो वह अव्ययी भाव समास कहलाएगा। जैसे अव्यय में क्या? उपसर्ग, यानी शब्दों के प्रारंभ में उपसर्ग का प्रयोग किया गया हो, और रिपीट होने वाले यानी दोहराने वाले शब्द भी जो है अव्ययी भाव समास के अंतर्गत ही आते हैं। दोहराए जाने वाले शब्द भी अव्ययी समास कहलाते हैं। जैसे यथाशक्ति, यथा क्या है? इसमें उपसर्ग है, यथा क्या है? उपसर्ग है, जिसे अव्यय भी कहते हैं। ठीक है, तो यथाशक्ति यानी इसको विग्रह करेंगे तो शक्ति अनुसार या शक्ति के अनुसार। दूसरा क्या है? आजीवन, इसमें क्या लगा? उपसर्ग, आ उपसर्ग लगा है। जीवन, जीवन अपने आप में पूर्ण है, उसमें आ लगा दिए तो आजीवन यानी जीवन भर हो गया। ठीक है, तो आ उपसर्ग का प्रयोग करके नया अर्थ में प्रयोग कर दिया गया है। इसमें क्या लगा है? प्रगति यानी प्र उपसर्ग, और ये गति, गति यानी मतलब विग्रह में क्या होता है? दोनों का जब अलग अलग करेंगे उसका सही अर्थ निकलता है। ठीक है, अपमान, इसमें क्या लगा है? अप उपसर्ग लगा है। अनादर यानी अन उपसर्ग हो गया। और देखिए यहाँ दिया ना रिपीट होने वाले पर, रिपीट होने वाले शब्द भी अव्ययी भाव समास के उदाहरण, जैसे रात रात, दिन दिन, ये सब क्या है?
रिपीट होने वाले शब्द हैं। तो इस प्रकार के जो शब्द भी हो रहेंगे, यानी दोनों जगह एक ही शब्द लिखा हो और बीच में योजक चिन्ह लगा हो, तो वह क्या हो जाएगा, अव्ययी भाव समास। देखिए योजक चिन्ह आपको द्वंद्व समास में भी बताया गया था, लेकिन वहां पर क्या था कि दोनों शब्द जो है प्रधान होते हैं, यानी दोनों एक दूसरे के विपरीत होते हैं, दोनों का अर्थ एक दूसरे के विपरीत होता है। कहाँ, द्वंद्व समास में। जबकि अव्ययी समास में भी योजक चिन्ह का प्रयोग हुआ है, लेकिन यहाँ पर दोनों शब्द एक ही होते हैं और वहां पर दोनों शब्द जो है विपरीत अर्थ देने वाले होते हैं। ठीक है, तो अव्ययी भाव समास और द्वंद्व भाव समास में आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा। तो आइए हम लोग अगला समास देख लेते हैं। क्या, बहुब्रीहि समास। ये हमारा था पांचवा समास था। क्या, पांचवा समास था, ये हमारा पांचवा समास था। अगला समास हमारा आएगा बहुब्रीहि समास। क्या, बहुब्रीहि समास। तो आइए हम लोग बहुब्रीहि समास को भी उदाहरण के माध्यम से समझ लेते हैं। फ्रेंड्स, हमारा अंतिम समास है बहुब्रीहि समास। बहुब्रीहि समास यानी वह समास जिसमें कोई भी पद प्रधान नहीं होता है, बल्कि वह एक तीसरे अर्थ की ओर संकेत करता है। वह समास जिसमें कोई भी पद प्रधान नहीं होता, बल्कि वह एक तीसरे अर्थ की ओर संकेत करता है, क्या कहलाता है, बहुब्रीहि समास। जैसे देखिए आपके सामने परिभाषा भी बोर्ड पर दिखाई दे रहा होगा कि कोई पद प्रधान नहीं होता, बल्कि एक विशेष यानी तीसरे अर्थ का बोध कराता है। ठीक है, और बहुब्रीहि समास, बहुब्रीहि समास जो भी होते हैं वो लगभग उन सभी शब्दों के जो क्या है पर्यायवाची शब्द बनते हैं। बहुब्रीहि समास वाले शब्दों को पर्यायवाची शब्द आप बना सकते हैं। ठीक है, तो आप उससे भी पहचान सकते हैं कि यह बहुब्रीहि समास होगा, जिनका पर्यायवाची शब्द बन जाएगा, यानी जिन शब्दों का पर्यायवाची शब्द बनता होगा वे समास क्या कहलाएंगे, बहुब्रीहि समास। और ये समास लगभग क्या है, देवी देवताओं की ओर संकेत करते हैं। ये समास जो है लगभग देवी देवताओं की ओर संकेत करते हैं। जैसे दशानन यानी 10 मुख, यानी नीला है कंठ जिसका, यानी किसका, शंकर भगवान का, यानी भोले शंकर जी महाराज का। अब देखिए नीलकंठ यानी इनका पर्यायवाची बन रहा है ना, शंकर, भोले शंकर, महादेव, जटाधारी, ये सब क्या है, पर्यायवाची तो बन रहे हैं, इसलिए नीलकंठ क्या हो गया आपका, बहुब्रीहि समास हो गया। ठीक है, हमारा अगला एग्जाम्पल है गिरिधर, यानी गिरि को यानी पर्वत को धारण करने वाला कौन है, कृष्ण, भगवान कृष्ण। इनका भी क्या है, पर्यायवाची बन रहा है ना, कृष्ण का हो जाएगा, गोपाल हो जाएगा, लड्डू गोपाल हो जाएगा, मोहन हो जाएगा। ये सब क्या है, पर्यायवाची ही तो बन रहे हैं। इसलिए जितने भी पर्यायवाची वाले शब्द होते हैं, जिन शब्दों का आप पर्यायवाची बना सकते हैं, वे शब्द क्या हो जाएंगे, बहुब्रीहि समास हो जाएंगे। या फिर जो देवी देवताओं का वर्णन करते हैं वे भी क्या हो जाएंगे, बहुब्रीहि समास हो जाएंगे। और यदि आपसे प्रश्न में कोई प्रश्न पूछ दिया जाता है और विकल्प में यदि आपको बहुब्रीहि समास तथा कर्मधारय समास दोनों चीज विकल्प में आ जाएंगे, तो आप पहले बहुब्रीहि समास को प्राथमिकता देंगे, यानी पहले बहुब्रीहि समास को आप टिक लगाएंगे। और यदि जब बहुब्रीहि समास नहीं रहेगा तब आप कर्मधारय समास की ओर जाएंगे, यानी जब विकल्प में बहुब्रीहि समास नहीं रहेगा तब आप कर्मधारय समास की ओर जाएंगे। ठीक है, तो इस तरह आपका हिंदी का पूरा समास आपको ट्रिक के माध्यम से बता दिया गया है, पहचानने का तरीका भी बता दिया गया है। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि आपको यह सभी तरीके आपको समझ में आ गए होंगे। तो दोस्तों, यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कीजिए। तो आज का सेशन यहीं पर समाप्त करते हैं। धन्यवाद।